वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सीटेट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 एसएसटी के लिए। जो जिसका भी पेपर 2 सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और इसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स तीनों ही जो किताबें हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, प्रॉपर एनसीईआरटी के बेस्ड पर ही हम तीनों की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी एग्जाम में आपसे एडिशनली पूछा जा सकता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे आपके टॉपिक से रिलेटेड, उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसी में साथ ही साथ। तो उम्मीद है मेरे को कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप लाइक शेयर कर रहे होंगे, वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और आप तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज सिविक्स का क्लास 7 लेकर के आए आपके पास। 7वीं क्लास 7वीं वीडियो है ये सिविक्स के लिए, यानी कि नागरिक शास्त्र के लिए। ठीक है, राजनीति विज्ञान जिसको कहते हैं। प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब सिविक्स से रिलेटेड ये चीज़ है कि आपके बुक्स के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है स्टार्टिंग में, जो 6 7 की हैं। और जो मतलब 7th 8th में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, 6th में तो काफ़ी कम चीज़ें हैं। तो वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे डाइवर्सिटी वगैरह है। तो आप पिछली वीडियोस भी देखिए कि आपको जो है ना उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। हमने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, पूरा ही कंटेंट जो है वो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। तो उससे भी आपको हेल्प जो है काफ़ी ज़्यादा मिलेगी और इनसे भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 7वीं क्लास है, हम इसको शुरू करते हैं। हम इसके अंदर बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने भाग 3 को पहले देख लिया था, जो कि था मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स। इस वीडियो के अंदर हम भाग 4, जो हमारे संविधान का भाग 4 पार्ट 4 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसको देखेंगे, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक है। 36 से 51 तक है। ये वो चीज़ है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये राज्य को मिले हुए उनके मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार हैं, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कहीं भी, मतलब कोर्ट वगैरह में। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों के साथ अगर कोई हनन होता है, आपके कोई छेड़खानी होती है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को समझेंगे। जो भी मेन पॉइंट है एकदम वही जो आपके एग्जाम में आपके काम आएंगी, केवल उसी को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बेसिकली सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ऐसा नहीं कि केवल प्रॉपर सीटेट वालों के लिए ही है। जो भी जाना चाहते हैं, जो D++ की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके भी काफ़ी काम आएंगी ये। जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके भी काफ़ी काम आएंगी, और साथ ही साथ में जो स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनके भी काफ़ी काम आएंगी। तो आप शेयर करिए सभी के साथ, ताकि सभी को जो है मालूम चल सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे कुछ बात इसके बारे में लिखी गई है, इसको देखिए एक बार। कह रहा संविधान के चतुर्थ अध्याय यानी कि चौथे अध्याय में राज्य के लिए कुछ निर्देशक तत्वों को लिखा गया है। ये तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि कौन सी चीज जो है वो किस देश से ली है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ था बहुत अच्छे से। कहाँ से लिए हमने, ये आयरलैंड से लिया है। इसको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय के द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती। तो फिर ये आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि जब इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त ही नहीं है, तब फिर इन्हें संविधान में स्थान क्यों दिया गया। भाई, न्यायालय का संरक्षण इसके पास है ही नहीं, और आप जो है कुछ कर ही नहीं सकते इसके अगेंस्ट जा करके, तो इसको फिर संविधान में क्यों रखा गया। तो इसके लिए आप ये आंसर कर सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि इसके द्वारा नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक प्रगति हो। इसी उद्देश्य से ये तत्व जो है लेजिस्लेटिव यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के समक्ष रखे हुए हैं। चूंकि ये तत्व जो है देश के शासन में जो है मूलभूत अधिकार, जो है मूलभूत काम करते हैं, आधार का काम करते हैं। अतः राज्य की नीति इन्हीं तत्वों पर आधारित होगी, यानी कौन सा स्टेट जो है किस तरह से काम करेगा अपने लोगों के लिए, वो इन्हीं नीतियों पे डिपेंड होगा। और विधि बनाने में इन्हीं तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी जो भी कानून बनाया जाएगा उस स्टेट के लिए, उसमें भी इसी को देख करके जो है कानून बनाया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून इस प्रकार का बनाया, जो है स्टेट जो है इस प्रकार का कानून बना रही है जो इससे बाहर हो जाए, नीति निर्देशक तत्व से जो है बाहर हो जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जो है बाहर हो जाए, या आपके मौलिक अधिकारों से बाहर हो जाए। तो इसी के लिए इसको बनाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात है। हमें राजनीतिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करनी है, और उसके लिए निर्देशक तत्व हमारे आदर्श हैं। पूरे संविधान का उद्देश्य इन आदर्शों का पालन करना है। पूरे संविधान का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, इन्हीं आदर्शों का पालन करना है। निर्देशक तत्व सरकार के लिए जनता के आदेश पत्र होंगे।
ठीक है, जनता ही उनका बल है और जनता किसी भी कानून से अधिक बलशाली होती है, ये बात उन्होंने कही है। कितनी बेहतरीन बात है, आप इसको देख रहे होंगे। केटी शाह ने इन तत्वों की तुलना बैंक से जुड़ी एक हुंडी से की है, जो जब योग्य होगी तब चुकाने योग होगी। मतलब बैंक के एक हुंडी से इन्होंने कलेक्ट करके कनेक्ट किया है कि भाई जब वो मैच्योर हो जाएगी, यानी जरूरत होगी, तब उसका हम यूज करेंगे। बट भीमराव अम्बेडकर जी ने इतनी अच्छी बात कही है, इसको आपने देख लिया यहाँ पर। तो इसमें से बेसिकली आपसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा आपका सवाल जो है वो यही आएगा कि संविधान का जो चौथा अध्याय है, पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये हमने किस देश से लिया है? तो ये हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, और इसको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, और क्यों नहीं है ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको हम देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इसके केवल उसको देखेंगे, ये आपके काफी ज्यादा ही काम आने वाली है। तो ये आपने यहाँ पर ओवरव्यू जान लिया इसका। इसके बाद देखिए एक बात और है, मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझिए। मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इसके विपरीत डीपीएसपी का दायरा असीम है। ठीक है, अनलिमिटेड है बाउंड्री इसकी, कहीं लिमिट नहीं कर सकते इसको। और ये एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और वृहद स्तर पर कार्य करता है, बहुत बड़े पैमाने पर ये काम करता है। डीपीएसपी में वे सभी आदर्श शामिल है जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाने समय ध्यान में रखनी चाहिए। मौलिक अधिकार प्राकृतिक में नकारात्मक या निषेधात्मक है, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या करता है ना, बेसिकली नेचुरली उसका नेचर क्या है, वो मना करता है कि आप नहीं कर सकते। कोई ऐसा कानून बनाना चाहती है राज्य जिससे कोई क्राइम जो है वो कम हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी के मौलिक अधिकार को हनन करता है, तो वो क्या करेगा, उसको रोक देगा। यानी मौलिक अधिकार क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, निषेध कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो राज्य पर सीमाएं जो है आरोपित करती हैं, वो अपने बाउंडेशन लगाती है स्टेट के ऊपर, जबकि डीपीएसपी जो है उसको बाउंड्री नहीं देती है, बल्कि उसको और ज्यादा काम करने का मौका देती है। दूसरी ओर निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश है, डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसको कानून के द्वारा आप चेंज नहीं कर सकते। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं, दोनों ही साथ साथ चलते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो ह्यूमंस के लिए है, मतलब जो भी हमारे कंट्री के लोग हैं उनके लिए हैं, और डीपीएसपी भी इन्हीं के लिए है, तो दोनों साथ ही साथ चलेंगे। ठीक है, और डीपीएसपी मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है, डीपीएसपी जो है मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं होता, अलग होता है, क्योंकि डीपीएसपी स्टेट के अंडर में आता है। ठीक है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति जो है इसको चैलेंज नहीं कर सकता। कोई ऐसा लॉ बना दिया, जैसे किसी भी स्टेट ने जो है ये लॉ बनाया कि भाई अगर आप चोरी करेंगे तो हम आपको ऐसी ऐसी सजा देंगे, ये सजा देंगे, और हो सकता है इसमें कोई व्यक्ति जो कहे भाई नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए, चलो फटाफट उठो और कोर्ट में पहुंच जाओ कि सर हमारे को जेल में क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, हम तो कहीं भी घूम सकते हैं, तो जेल में क्यों रख रहे हैं हमारे को। तो ये इसीलिए क्या होता है, साथ साथ तो चलते हैं, लेकिन ये इसके अधीनस्थ नहीं होता। अगर आप कुछ ऐसा काम करेंगे तो आपकी स्वतंत्रता छीनी भी जा सकती है और आपको एक जगह बिठाया भी जा सकता है। तो ये इनका हो गया, आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी। ये बेसिकली जो है स्टेट के लिए है, और ये जो है ह्यूमंस के लिए है, यानी जो लोग इस देश में रहते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं। तो पहला है आर्टिकल नंबर 38। इससे पहले आर्टिकल्स में जो है, जो भी 35, 36, 37 है, उसमें स्टेट के बारे में बता रखा है कि स्टेट क्या है, कैसे काम करेगा, यही बताया है जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आर्टिकल 1, 2 में, वही चीज़ है इसमें भी लिखी गई है। देखिए आर्टिकल नंबर 38 में क्या कहा गया, राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ध्यान से समझिएगा इसका, उसने क्या बोला कि जो राज्य है, यानी जो भी स्टेट है, वो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देगा किसको, व्यक्ति को, चाहे वो उसकी सैलरी से रिलेटेड हो, स्थिति से रिलेटेड हो, सुविधाओं तथा अवसरों में जो असमानता मिल रही है, मान लो किसी को अच्छी सुविधाएं दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, तो इन सबको कौन देखेगा, स्टेट देखेगा। वो क्या करेगा, मानव सुरक्षा और सुरक्षित करेगा व्यक्तियों को और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद नंबर 38 के द्वारा कहा गया है, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते कि वो यही करेगा। ठीक है, यही डिफरेंस है इसके अंदर कि मौलिक अधिकार के लिए आप क्या कर सकते हो, बाध्य कर सकते हो कि भाई ये चीज आपको करनी पड़ेगी, लेकिन डीपीएसपी के तहत जो है आप स्टेट को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। जैसे किसी स्टेट के अंदर कोरोना केसेस बहुत ज्यादा हैं बट हॉस्पिटल 2-3 ही है, तो आप बाध्य नहीं कर सकते कि भाई आज के आज 3 हॉस्पिटल बनाओ, आज के आज 10 हॉस्पिटल बनाओ, नहीं बना सकते, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 38 के तहत डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जो कि उसकी मर्जी है, वो 2 बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, 15 बनाए, और या ना बनाए या बना दे,
वो उसके ऊपर है, लेकिन लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा, ये कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 देखिए, जो कि अगला आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 39 है, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। पहला है, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार देगा। यानी प्रत्येक नागरिक जो है हमारे देश के, उनको उनकी जो भी जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए जो कार्य होते हैं, वो सभी को उसके साधन को जो क्या करेगा, पर्याप्त मात्रा में पहुंचाएगा। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करेगा। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन संक्रेदित होने से बचाएगा। मतलब ऐसा ना हो कि किसी जो पूरा स्टेट है उसका पैसा कुछ लोगों के हाथ में चला जाए, इसके लिए भी वो इसके लिए काम करेगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। कई बार आप देखते होंगे कि भाई एक जगह पुरुष भी काम कर रहे हैं और वही काम महिलाएं भी कर रही हैं, पर महिलाओं की तनख्वाह जो है वो कम होती है। तो आप इसके खिलाफ जा सकते हैं और क्या कहते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही समान कार्य के लिए एक समान वेतन देने की बात की गई है। ठीक है, ये उसका काम है, इसी नीतियों पर कोई भी स्टेट काम करेगी। श्रमिकों की शक्ति और सुविधाओं की सुरक्षा करेगा। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना, ये उसका काम है। ठीक है, इसलिए 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको फैक्ट्री में काम करने नहीं दिया जाता। आर्टिकल नंबर 40 में देखिए क्या बताया गया है। राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ग्राम पंचायत की व्यवस्था करेगा और वो खुद से शासन कर सके, इसके लिए जो क्या करेगा, वो कदम उठाएगा, कुछ बातें उसमें रखेगा। आर्टिकल नंबर 41 है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करेगा। मतलब बेरोजगारी को कम करेगा, बुढ़ापे में जो भी स्थितियां होती हैं उनको देखेगा, स्थितियों को सुधारेगा, उसके सुधार के रूप में काम करेगा। बीमारी से कैसे बचना है, इन रूपों में काम करेगा। और शिक्षा पाने के लिए और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करेगा। आर्टिकल नंबर 42 में है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। मतलब राज्य में जो भी काम हो रहा है वो न्याय संगत होना चाहिए, ये जो है उसका कर्तव्य रहेगा। आर्टिकल नंबर 43 है, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल नंबर 43 ए, देखिए इसमें क्या कहा गया है। उद्योगों के प्रावधान में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य जो है कदम उठाएगा। आर्टिकल नंबर 43 बी, इसमें क्या कहा गया है, तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन करेगा। मतलब उसको उसकी कमेटी वगैरह जो भी बनानी है उसमें काम करेगा। स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देगा। ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको वो बढ़ावा देगा ताकि वो अच्छे से जो है डेवलप हो सके। आर्टिकल नंबर 44 है, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए जो है मतलब एक समान व्यक्ति, जिस भी उस क्षेत्र में या राज्य में जो व्यक्ति रह रहे हैं, सभी एक समान है, इसी की वो बात करेगा और भेदभाव नहीं होने देगा, ये उसमें कहा गया है। आर्टिकल नंबर 45 है, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ये इसका काम है। तो देखते हैं आप इसके लिए कितने सारे जो है डिस्पेंसरीज वगैरह चलते हैं स्टेट के अंदर, जो प्रत्येक रूप से जो बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ साथ जो उनकी माएँ होती हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो देखभाल है ये भी स्टेट के अंतर्गत ही आती है। आर्टिकल नंबर 46 देखिए क्या है, राज्य समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति जो एससी होते हैं, अनुसूचित जनजाति जो एसटी होते हैं, और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। यानी कि उस स्टेट में जितने भी एससी रहते हैं, एसटी रहते हैं, या जो भी माइनॉरिटीज रहते हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, वो उनके शैक्षिक यानी उनके एजुकेशन के लिए, और उनको मतलब वो लोग काम कर सके, कुछ अर्न कर सके, इसके लिए वो क्या करेगा, काम करेगा, और उनको इन चीज़ों के लिए क्या करेगा, बढ़ावा देगा, प्रेरित करेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 47 में देखिए क्या है, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। तो मिड डे मील वगैरह आप देखते हैं स्कूल के अंदर चलता है मिड डे मील वगैरह, तो वो इसी के अंतर्गत भी चलता है कि भाई जो आगे के बच्चे होते हैं 14 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। तो ये सारा जो है स्टेट का काम होता है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, तो आप देखते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह बने होते हैं, डिस्पेंसरीज होते हैं, दिल्ली के अंदर जैसे मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, तो ये सभी चीजें जो है स्टेट के अंतर्गत ही आती हैं, उन्हीं का ये काम है। ठीक है, इनको समझना जरूरी है। आपसे कोई आर्टिकल नहीं पूछेगा सीटेट के अंदर, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ये किस चीज के अंतर्गत आते हैं, ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं या
डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, या इसको मौलिक अधिकार में क्यों नहीं रखा गया? कैसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 48, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करेगा। यानी उस राज्य में जो कृषि वगैरह होती है, पशुपालन किया जाता है, उसमें वो मॉडिफिकेशन करेगा, साइंटिफिकली क्या करेगा, उसको अच्छा करेगा। और इसी के अंतर्गत बोला गया गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं, जो भी ऐसे पशु हैं जो दूध देते हैं, इनके वध पर रोक लगाएगा, मतलब इनको मार नहीं सकता कोई, तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो इसी के अंतर्गत आप ऐसी कोई भी जानवर जो दूध देते हैं, किसी भी प्रकार से राज्य की या देश की आर्थिक स्थिति में उनका यूज होता है या आर्थिक स्थिति को वो सुधारते हैं, ऐसे किसी भी जानवर को नहीं मारा जा सकता। ये जो है कानून है यहाँ का, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ करा, इसके अगेंस्ट अगर आपने कुछ करा, तो आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 48 ए, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना, देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना भी स्टेट का डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। उसको इन्वायरमेंट की सुरक्षा करनी है। तो आप देखते होंगे जैसे दिल्ली में या अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली में भी स्मोक टावर बनाया गया कि भाई पॉल्यूशन को कम किया जाए, तो ये सभी काम जो है वो स्टेट की गवर्नमेंट ही करती है। आर्टिकल नंबर 49 है, राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करेगा। जिस भी स्टेट के अंदर कोई ऐसी ऐतिहासिक प्रतीक है, कोई ऐतिहासिक जगह है, कोई ऐतिहासिक स्थल है, उसका क्या करेगा, वो रक्षा करेगा, उसको ठीक रखेगा, साफ सफाई करवा के रखेगा। और इससे क्या होता है ना भाई, पर्यटन जो है, पर्यटन काफी ज्यादा हो जाता है, तो पैसा भी आता है भाई। जैसे ताजमहल अगर आगरा में है, तो वो जो यूपी की गवर्नमेंट है उसका काम है कि भाई वो जो है उस ताजमहल को क्या करे, ठीक ठाक रखे। जैसे अयोध्या हो गया, ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, इस तरह तरह की हर एक हमारे तो हर एक स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं, तो उसकी वो रक्षा करने का काम भी जो है वो डीपीएससीबी के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल नंबर 50 है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। यह आर्टिकल नंबर 50 में बोला गया है। और आर्टिकल नंबर 51 है, यह घोषणा करता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। यानी कि एक स्टेट, किसी भी हमारे देश का जो एक स्टेट है, वो भी इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या करेगा, काम करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमारा एक देश है जिसमें अभी 28 स्टेट है और कोई एक स्टेट जो है सीधा किसी इंटरनेशनल मामले में भिड़ गया जाकर के, ऐसा उसको नहीं करना है, ठीक है। तो इन्हीं इंटरफेयर नहीं करेगा और साथ ही साथ में क्या करेगा, शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाएगा। यानी जितने भी देश से उसके अगर कांटेक्ट होते हैं, तो वो क्या करेगा, उससे न्यायपूर्ण बात करेगा और सम्मानजनक जो है उससे संबंध बनाएगा। अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देगा और मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन करेगा। यानी कि कोई भी इंटरनेशनल मामला अगर विवाद होता है हमारे बीच में, तो सबसे पहले उसमें मध्यस्थता की जाती है, आपस में जाकर के बात की जाती है और उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है, बिना युद्ध लड़े, बिना किसी नुकसान के, ठीक है। तो ये हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए डीपीएससी में संशोधन भी किए गए हैं कुछ, उसको भी देख लीजिए। संशोधन यानी कि अमेंडमेंट भी किए गए हैं। तो सबसे पहला है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें एक निर्देशक जोड़ करके संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए थे। कौन कौन से हैं देखिए। आर्टिकल नंबर 39 ए, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। ये स्टेट का काम है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उस पर कुछ चार्जेस हैं और कोर्ट में अगर वो जा रहा है और कोई एडवोकेट नहीं है उसके पास, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको एक एडवोकेट ला करके दे, ठीक है। कानूनी सहायता निःशुल्क प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा किसको, गरीबों को। आर्टिकल नंबर 39 ए की वजह से। अनुच्छेद 43 ए, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। यानी कि जो भी उद्योग प्रबंधक हैं या जो उद्योग जो है बना रहे हैं, तो उसमें भाई श्रमिकों की भागीदारी हो ज्यादा से ज्यादा, इसका वो काम करेगा, प्रोत्साहन देगा इसमें। और आर्टिकल नंबर 48 ए, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करेगा। ये इसमें अमेंडमेंट किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसको आपने यहाँ पर इजिली देख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा अमेंडमेंट हुआ है वो है 44वां संविधान संशोधन 44 अमेंडमेंट एक्ट जो था 44वां 1977 में। इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषित करता है कि भाई जो धारा 2 है हमारा आईपीसी का, इसको आर्टिकल नंबर 38 में इसने सम्मिलित कर दिया। देखिए इसमें क्या बोला गया है, राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं, यानी व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधित असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।
राज्य जो है, जो इनकम को लेकर के कि भाई किसी की इनकम कम है, सेम काम कर रहे हैं, उसकी इनकम कम है, किसी की ज्यादा है, एक तो इसको खत्म करेगा वो। दूसरा, जो व्यक्तियों के बीच ही लड़ाई हो जाती है या किसी दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, या उनकी स्थिति या उनको सुविधाएं देने की बात होती है, इन सभी में जो असमानताएं हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको वो क्या करेगा, कम करेगा, खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। इसीलिए जो है संपत्ति का अधिकार भी जो है समाप्त कर दिया गया था। 6 मौलिक अधिकार थे, 7 थे, जिसमें से अब 6 बचे हैं। कौन सा हट गया था? मौलिक अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। कब हटाया था ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा हमें जरूर। अब देखिए, वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। तीसरा अमेंडमेंट कब हुआ? 2002 के अंदर। इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। जो राज्य जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को जो एजुकेशन देने की बात थी, जो पहले स्टेट के हाथ में थी, उसको उठा करके क्या कर दिया गया? अब देखिए, स्टेट के हाथ में तो वो क्या करेगा, उसकी मर्जी वो स्कूल खोले, उसकी मर्जी वो स्कूल ना खोले, कह देगा भाई फंड नहीं है, पैसे नहीं है, तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। 14 साल तक के बच्चे भाई पढ़ ही नहीं पाएंगे। उसको क्या करा? मौलिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल नंबर 21A के तहत। अब बच्चे भाई पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, मतलब उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनको पढ़ना है तो पढ़ना है। अब चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इसीलिए क्या बनाया गया, जो शिक्षा का मामला था ना पहले, जो स्टेट के अंतर्गत में हुआ करता था, इसको संघ सूची में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? संघ सूची में, कि अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके शिक्षा के मामले को देखेगी और उसमें सुधार करेगी। और इसलिए सुधार करेगी क्यों? क्योंकि 21A के तहत जो एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल द चिल्ड्रंस, जिनकी एज जो है वो 6 से 14 साल तक है, और जिसको अब 18 साल तक किया जाने वाला है, जो NCF 22 आने वाला है इसके तहत। ठीक है, तो ये इसीलिए जो है शिक्षा को संघ सूची में डाल दिया गया, जबकि ये पहले राज्य सूची के अंतर्गत आया करता था। तो ये आप समझ गए यहाँ पर। तो वीडियो हमारी कंप्लीट होगी, हमने सभी आर्टिकल्स को देख लिए हैं जो DPSP के अंतर्गत आते हैं। DPSP कौन से पार्ट में है संविधान के, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो एग्जामिनर जो है वो तो तैयारी कर रहा है बिल्कुल ही। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इसको सभी दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो भी इस चीज को जानना चाहते हैं। किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर DPSP से रिलेटेड तो सवाल पूछे ही जाते हैं। और सब्सक्राइब करिएगा हमारे YouTube चैनल को, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। और टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू या स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहां पर आपको PDF, नोट्स, बुक्स ये सभी मिल जाएंगी, जो आपके काफी ज्यादा ही काम आएंगी हर प्रकार के एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधा हमारे पहले पेज की तरफ, जो कि हमारा टाइटल था। हम सीटेट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, तभी आप इस वीडियो पर हैं। सिविक्स का क्लास 7 था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फिर बिल्कुल ही। आपके लिए हम कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, और कंटिन्यू कोशिश है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा लेकर के आए। तब तक आप पढ़ते रहिए। हिस्ट्री की, जियोग्राफी की सभी की वीडियोस आ रही हैं, पहले भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं पूरे चैनल पर। SST के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, पेपर 2 जिसका भी ये SST जो है वो टीचिंग सब्जेक्ट है। इतने आप पढ़िए, हम नेक्स्ट वीडियो आने तक तब तक पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।